हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। तो जैसा कि आपको पता हो ही गया होगा कि हमारे चैनल का नाम चेंज करके स्टडी शार्क रख दिया गया है और अब हमारे सारे वीडियो स्टडी शार्क चैनल के नाम से ही आएंगे। तो हमने आपको पढ़ाया, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि औरों को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो हमने आपको मेन नोट्स पढ़ाए थे इसका लेसन हम आपको बाद में डिटेल में नए सेशन में पढ़ाएंगे। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम फ्रांसीसी क्रांति का लेते हैं। इसके जिसको भी ये लेसन समझ में नहीं आता है वो हमारे शॉर्ट्स नोट ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें हमने आपको शॉर्ट्स में ये चैनल बताया है, मतलब ये लेसन बताया है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब हम आपको इसके आज क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनसे फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई। तो पहली परिस्थिति सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति और फ्रांसीसी जनसंख्या, ये जो कारण थे, दार्शनिकों का योगदान, फ्रांसीसी जनसंख्या और जो है राजनीतिक कारण आदि जो है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण रहे हैं। तो पहला कारण हम लेंगे, पहला पॉइंट लेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ। तो सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी उस समय, तो आप इसको लिखेंगे, वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्ग में विभक्त थी। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ठीक है। पहले वर्ग में पादरी थे, दूसरे में कुलीन और तृतीय में स्टेट व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, किसान आदि, मजदूर, नौकर सभी थे, ठीक है। तो केवल तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्हें सभी कर देना पड़ता था, और जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे उनको जो है कुछ करों से छूट प्राप्त थी। तो ये वहाँ की उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ थी, तो जिससे कि किसानों में अन्यायपूर्ण स्थिति हो रही थी, और सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को भी, चर्च को भी कर देना पड़ता था, जिससे तृतीय स्टेट के जो भी सदस्य थे सब में असंतोष की भावना बढ़ रही थी, ठीक है। अगला कारण था आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी वहाँ की, तो 74 में बूबू राजवंश लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन में जब बैठा, उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी की। सत्तारूढ़ जब वो हुआ, वो सत्ता में जब बैठा, तो उसे शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार खर्च, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च को निपटाने के लिए सरकार जो है कर बढ़ाने के लिए बाध्य हो गई। तो कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को स्टेट के लिए एक जनरल सभा बुलाई। प्रत्येक स्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई, जिससे कि तृतीय स्टेट के कर्मचारी या जो भी तृतीय स्टेट के लोग थे, सब ने इसे अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया, और उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया, तो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सदस्य इसके विरोध के स्वरूप में सभा से वॉकआउट कर गए, ठीक है। और अगला कारण क्या था, फ्रांस की जनसंख्या जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मांग खाद्यान्न की बढ़ गई थी। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी, ठीक है। लोग अपनी रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। बढ़ती कीमतों और अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर पा रही थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया और अमीर और गरीबों के मध्य में बहुत अधिक दूरी बढ़ गई, ठीक है। अगला कारण है दार्शनिकों का योगदान। इसमें क्रांति के उत्पन्न होने में दार्शनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। 18वीं सदी के दौरान मध्यम वर्ग जो है धनी वर्ग बनकर उभरा। सामंतवादी समाज द्वारा प्रचलित जो अधिकार प्रणाली थी उनके हितों के विरोध में थी, तो शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज राजनीतिक सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता और आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। ये विचार सैलून एवं काफ़ी घरों में जनसाधारण के बीच चर्चा एवं वाद विवाद के फलस्वरूप पुस्तकों और अखबारों के द्वारा सभी लोगों में प्रिय हो गए, ठीक है। दार्शनिकों के विचारों ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लीक, जॉन जैक्स रूसो और मॉन्टेग्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांतों को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और अगला कारण था राजनीतिक कारण। तो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबियो और आबेसिये
के नेतृत्व में स्वयं को एक राष्ट्रीय सभा बना दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियां सीमित व अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त नहीं किया जाएगा या कोई संविधान नहीं बनेगा, तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का मसौदा बनाने में व्यस्त थी, उस समय सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से स्थानीय विद्रोह हुए। इस बीच खाद्य संकट और गहरा गया। जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ों को पेरिस में प्रवेश करने के जो है आदेश दे दिए। इसके फलस्वरूप सैकड़ों पुरुष महिलाओं ने स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियां बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना बास्तील के किले की जेल में जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है। और सम्राट लुई 16वें और उसकी रानी मैरी एंटोनेट ने अपने विलासितापूर्ण जीवन एवं खर्चीले तौर तरीकों पर काफ़ी धन जो है बर्बाद कर दिया। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाने लगे और पूरा प्रशासन जो है भ्रष्ट हो गया। प्रत्येक विभाग के अपने अलग कानून थे। किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर देश में जो है भ्रम का वातावरण फैल रहा था। लोग प्रशासन इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे तथा इसे बदलना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। फ्रांसीसी समाज के कौन से समूहों में को क्रांति से लाभ हुआ, कौन से समूहों को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया और कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से जो है निराशा हुई। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तृतीय स्टेट के सभी धनी सदस्यों को फ्रांसीसी क्रांति से जो है सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारी, वकील, डॉक्टर, व्यवसायी आदि शामिल थे। इन लोगों को पहले सभी कर अदा करने पड़ते थे। पादरियों एवं कुलीन लोगों द्वारा हर कदम पर इन्हें अपमानित किया जाता था। किंतु जब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसके बाद समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार इनके साथ भी होने लगा। पादरियों और कुलीन जो थे उन्हें अपनी, अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर है कि पादरियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनसे सभी विशेषाधिकार उनके छीन लिए गए और समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग और महिलाओं को क्रांति से जो है बहुत अधिक निराशा हुई। तो इसका तीसरा क्वेश्चन जो है इसका जवाब है कि समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों एवं महिलाओं को क्रांति के परिणाम से सबसे अधिक निराशा हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन करो। तो इसका है, क्रांति के फलस्वरूप विश्व के लोगों को क्या विरासत में इस क्रांति से और देशों में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत। सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिससे आज़ादी, समानता और भाईचारे विचारों को अपनाया गया। ठीक है, पहली ऐसी क्रांति थी। 19वीं व 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार जो है आधारभूत बन गए। तो हर देश में ये विचार धीरे धीरे जन्म लेने लगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों एवं दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित हुआ। इसको देख के लगभग यूरोप के सभी देशों में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया या उन्हें बल मिला। ठीक है, इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की। इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में अनेक जगहों में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव शुरू हुए। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसने मनमाने तरीके से चल रहे शासन का अंत किया। यूरोप एवं विश्व के अन्य भागों में लोगों के गणतंत्र के विचार का विकास किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया, जो बाद में कानून के समक्ष लोगों की समानता की धारणा बनी। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए समानता का विचार भी इसी क्रांति से हुआ। ठीक है, अगला है, इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया, राष्ट्रवादी की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसने पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली में लोगों को अपने देशों के राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि
इस क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया। दैवीय अधिकार की धारणा, सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे। ठीक है, जनता की आवाज़ को सहारा दिया, जो कि सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा नियंत्रण को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है राजा राम मोहन राय जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचलित राजशाही एवं उसके निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रचारित विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे अंत में, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलनों का प्रारंभ तथा लोगों में राष्ट्रवादी की भावना का उदय होना था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो कि हमें आज मिले हुए हैं और जिनका उद्गम जो है फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। तो इसका जवाब आपको, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार। सबसे पहला अधिकार आजकल हमें क्या मिला हुआ है, हम अपने विचार किसी के भी सामने रख सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का हमें खुला अधिकार है। नंबर 2, समानता का अधिकार, हर किसी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, हर कोई स्वतंत्र है। और एकत्र होने का अधिकार, कहीं भी आप एकत्र हो सकते हैं, संगठन बना सकते हैं अपना। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हर किसी को अपनी धर्म की प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई किसी का शोषण करता है, किसी के साथ गलत काम करता है तो उसका विरोध करने का अधिकार हर किसी को है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान में भी सुधार का अधिकार जो है आजकल होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार हमें आजकल मिले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर विरोधों से घिरे हुए थे? तो इसका जवाब है, पुरुष एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में शायद ही प्रथम प्रयास था। इससे स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों द्वारा तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ गड़बड़ हो गई थी। चलिए पुरुष एवं, इसका क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर्विरोध से घिरे हुए थे? तो इसका जवाब है कि पुरुष एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में शायद ही प्रथम प्रयास था। इससे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया, किंतु यह सत्य है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से भरा हुआ था। पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध अर्थों से भरे पड़े थे। ठीक है, घोषणा में क्या कहा गया था, देखिए घोषणा में कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान हैं, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो 30 लाख नागरिक, जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं थे, उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। ठीक है, अगला था फ्रांस के ने उपनिवेशों पर कब्जा करना एवं उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जो है फिर भी जारी रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? तो सन 1776 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों का प्रायः विधानसभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। नेपोलियन जो है एक सैनिक था और एक तानाशाह के रूप में सत्ता में
आरूढ़ हुआ। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया, जिससे उसने अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ करना शुरू कर दिया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कई कानून बनाए और दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की एक समान पद्धति की भी शुरुआत की। अंततः 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप इसे बार बार समझने की कोशिश कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।